आम्हाला पाणी नाही, काही नाही. आमचे इंडे होतं, आमच्या घरात आंबेडकरांचं ते हार होता तर ती सुद्धा काढून टाकायला लावलं. आम्हाला 5 किलोमीटर चालायला लावलं. आम्हाला पाणी नाही. तुम्ही कोण आम्हाला सांगणार? आम्हाला कलेक्टरचा साथियों जय भीम, मैं हूं स्नेहा। बात कर रहे हैं द थिंक एक सोच पर। इस वक्त हम खड़े हैं भीमा कोरेगांव में। यहाँ से आपको विजय स्तंभ जो है वो दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये विजय स्तंभ आप यहाँ पर दिखाएं। और आप देख सकते हैं मेरे आसपास तमाम भीम सैनिक, तमाम बाबा साहब को मानने वाले लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पर उन 500 लोगों को, 500 शूरवीरों को अभिवादन करने, उन्हें मान वंदना देने के लिए अनेक लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आपको मिलाएंगे उन तमाम लोगों से, उन तमाम अम्बेडकरवादियों से जो यहाँ पर अभिवादन करने आए। आदि आपको दिखाएंगे यहाँ पर विजय स्तंभ, और आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार आयोजन यहाँ पर किया गया है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर तमाम लोगों के लिए की गई है। तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए द थिंक एक सोच के साथ। भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर एक अलग ही एनर्जी आपको नज़र आएंगी। कोविड-19 होने के बावजूद भी कई सारे लोग जो है यहाँ पर अभिवादन करने आए हैं। हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे, अलग अलग ज़िलों से आए हुए, संपूर्ण महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं। कोई यहाँ के लोकल है, कोई यहाँ के आसपास के ज़िले से आए हैं, कोई महाराष्ट्र के। कहाँ से आए हैं आप? हम यहाँ के पुणे से आए हैं। हम सब भीम सैनिक, हम यहाँ हमारे पूर्वजों को, महावीरों को सलाम अभिवादन करने के लिए हम यहाँ पर हर साल आते हैं। हम यहाँ पर आए हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे कि इनका क्या कहना है। क्या बताएंगे आज के दिन के बारे में? आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है। हमारे जो शूरवीर थे, पास हमारे जो योद्धा थे, उनको नमन करने के लिए हम इतने दूर से आए हैं इधर। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमको दर्शन मिला, सब अच्छे से हो गए। आज के दिन के अवसर हम बहुत अच्छे हैं। इधर आने के लिए बहुत खुश हैं हम लोग। और इतना है कि यहाँ पे पास का जो नियोजन बना है वो गलत बना है। क्या हम लोग क्या झूठ करने के लिए नहीं आए, पर ये पास का नियोजन बराबर नहीं है। और कोई चैनल वाले ने हमको कुछ दिखाया नहीं कि हमको पास चाहिए करके। ये हम लोग को बहुत तकलीफ की है रास्ते से आने से। जाने आने के लिए बहुत दिक्कत होती है मैडम। पास की सुविधा इन्होंने पहले बोलना चाहिए था। अभी हमारे जो भीम सैनिक है, बहुत सारे लोग उधर अड़ के, हम रोज मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम क्या रहने के लिए नहीं आए। कहाँ से आए हैं? हम वाशिम जिला। ये मेरे पास आइडेंटिटी है। यहाँ पर हमारे साथ वाशिम जिला के लोग आए हैं। ये इनका यहाँ पर आधार कार्ड वो दिखा रहे हैं। वो वाशिम जिला से आए हैं और इन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई थी कि भीमा कोरेगांव अगर आपको आना है तो प्रशासन ने किसी प्रकार का आई कार्ड की मांग की है। इस प्रकार की कोई जानकारी उन्हें नहीं थी और काफ़ी इनकी अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी तक जी करने के लिए, अपने इतिहास को याद करने के लिए ये आए हैं और ये पूना से पैदल आ रहे हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर कोई भी व्हीकल जो है वो सरकारी व्हीकल यहाँ पर नहीं चल रहा है। कारण बताया जा रहा है कोविड-19 का, लेकिन लोगों की असुविधा को देखते हुए शासन प्रशासन ने और भी कोऑपरेट करना चाहिए था। इधर पानी का सुविधा नहीं, कुछ खाने का नहीं। पहला कैसा कार्यक्रम अच्छा होता था, अभी कुछ कार्यक्रम का इतना प्रोग्राम शासन ने ये नहीं कर दिया है। अभी कार्यक्रम ये सरकार ने कुछ नहीं किया। 2018 के दंगल के बाद अच्छे कार्यक्रम हुए। हाँ, इसके पहले अच्छे हुए। एक साल दंगल के पहले साल वो कार्यक्रम अच्छा हो गया। बाद में आज कुछ सुविधा नहीं करा सरकार ने। आज सब लोग को पानी पीने को नहीं, खाने को नहीं, नाश्ते की सुविधा कुछ भी नहीं। अभी सब लोग ऐसे भूखे पहली बार हो गए। अभी बस की सुविधा नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं, गाड़ी की कोई सी सुविधा नहीं, पानी नहीं, कुछ भी पास भी नहीं। अब ये सरकार कैसा है? अभी सरकार ने ऐसा करा है, पास का सिस्टम मतलब ये गलत है। अभी ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए था। ये सरकार ने सब गलत काम कर दिया अभी फर्स्ट टाइम। यहाँ पर सरकार पर अलग अलग लोगों का रोष भी नजर आ रहा है। काफ़ी सारी असुविधाओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। पानी से लेकर खाने पीने की कोई भी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसके साथ एक साथी मौजूद है, मैं उनसे पूछूं कहाँ से आए हैं आप? मैं परभनी से। ये परभनी जिले से आए हैं, महाराष्ट्र के परभनी जिला, वहाँ से आए हैं। कैसे आए? मैं अभी यहाँ से जो 16 नंबर था ना, उधर से 40 किलोमीटर पैदल से। ये देखो, ये पैदल चल कर आए 16 किलोमीटर से, ठीक है। और आप परभनी से यहाँ तक कैसे पहुँचे? परभनी में पूना में काम करता हूँ। पूना में इधर काम के लिए मैं इधर आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य है। चैतन्य यहाँ पर क्यों आते हैं? ये तमाम सारे लोग आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों आते हैं? ये तो कोई पूछने की बात नहीं है मैम, सभी लोगों को मालूम है। आपको क्या मालूम है? मैं ही सोचता हूँ कि यहाँ पर अपना भीमा कोरेगांव ये इतिहास घड़ा था, जो अपने पास से शुरू ने यहाँ पर अपने बलिदान दिया था।
तब्बल वो दो दिन या मेरे को नहीं मालूम, 2 दिन क्या तब्बल 2 दिन लड़े थे। लड़ाई चली थी, हाँ। ये बाबा साहब 1 जनवरी 1818 से यहाँ सलामी देने के लिए आते थे। तो लोगों को बोलते जब भी आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाओ वहाँ पर सभी सभा चलते हैं, मतदान चलेगा, वहाँ पर भीड़ नहीं होती, उधर कोरोना नहीं होता। सिर्फ इधर को कोरोना किधर होता है 1 जनवरी, ये अपना भीमा आपला 6 दिसंबर और चैत्यभूमि, यही कोरोना होता है इन लोगों को। देखो लोगों की ये एक रोष है, कोरोना उनका के लिए सवाल है इनका। ये कोरोना नहीं है, ये सिर्फ फैली हुई जगह है, बराबर ना, ये सिर्फ फैली हुई जगह है। आपको क्या लगता है कोरोना नहीं है, कोरोना एक षड्यंत्र है? नहीं, मैं मानता हूँ कोरोना है, ऐसा भी नहीं कि भाई कोरोना ये बहुत लोग सरे मरते हैं, वो नेपाल में कहीं भी हो, चाइना वाले में निकाले कोरोना। कहाँ से आए हैं आप? हम परभनी जिले से आए हैं। ये परभनी जिले से आए हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको? मैडम हमें हर रोज़ साल आते हैं, लेकिन इस साल क्यों पता है क्या, हमारे गांव से कुछ आदमी आने वाले थे, लेकिन सरकार ने क्या बोले थे, बंदे कब तक बंदे, इसलिए कोई गांव से आया नहीं हमारे यहाँ। तो हम भी नहीं आने वाले थे, लेकिन हम चलो आने तो आने, नहीं तो जब वापस जाना पड़ेगा, इसलिए हम आए थे। आप क्या बताएंगे क्यों आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे बाबा साहब आए थे, उन्होंने बोला इधर आओ ना हो, इधर ही आना पड़ेगा, इसलिए हम आते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि काफ़ी सारे लोग इनके क्षेत्र से आने वाले थे, लेकिन अफवाहों के कारण ये यहाँ नहीं पहुँच पाए। टीवी पर काफ़ी सारे बातें, टीवी पर कर्फ्यू के बारे में इन्होंने सुना और काफ़ी सारे लोग नहीं आए। ये इसलिए आए कि हो सकता है जाने को मिले, या फिर हो सकता है कि नहीं जाने को मिले। ये इस लगभग में आए, लेकिन इनको यहाँ मौका मिल गया। यहाँ इनका कहना है कि बाबा साहब ने कहा था कि 1 जनवरी को आप हैप्पी न्यू ईयर मनाओ ना मनाओ, लेकिन यहाँ पर ज़रूर आओ, क्योंकि इन्हीं के कारण आपकी गुलामी हटी है, इन्हीं के कारण आपके कमर का झाड़ू हटा है, इन्हीं 500 शूरवीरों के कारण आपके गले का मटका हटा है, इन्हीं 500 शूरवीरों के कारण आपको आपके मूलभूत हक अधिकार मिले हैं। और इसीलिए ये साथियों का कहना है कि बाबा साहब कहते हैं कि इनका थैंक्स कहने के लिए, इनको अभिवादन और इनका आभार करने के लिए यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, तो इसीलिए ये यहाँ पर आए हैं। जो पेशवन को जो या भीमा नदी के तीर पर जो पराजय किया, आज का शौर्य दिन हम साजरा करते हैं। सब बौद्ध बांधव जो हर नए साल के जो शुरुआत है, आज नए दिन की शुरुआत हम सब इधर हमारे शौर्य स्तंभ को सलामी देकर नए दिन का, नए साल का, नए यानी हमारे बौद्ध समाज सब पूरा महाराष्ट्र या देश में इधर सब आते हैं। लेकिन यहाँ के सरकार ने जो अनुबंधन लगाया है, हमें इसलिए इधर आने के लिए तकलीफ होती है, इसलिए हमारे समाज के वती से शासन का अनुमति है कि ये बंधन जो रखा है पास का जो होगा वो अगले साल नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको, शासन ने ऐसा आपके साथ क्यों किया है, क्या लगता है? कोरोना की वजह से 7 दिसंबर होता है, क्यों 1 जनवरी होता है, जो बंधन लगाना चाहिए तो ठीक सब त्योहार को चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे हमारी यहाँ पर हमारी मराठी मध्ये बोला। माझी तर इतकी आपदा झालेली आहे ना येताना की ह्यांनी लोकांनी जिथं तिथं येईल तिथं गाड्या अडवलेल्या आहेत त्या, आणि माहिती नसताना, आम्हाला पासची माहिती नसताना सुद्धा आमच्याकडनं पास त्यांनी मागितलेले आहेत, तरी आम्ही महागारी जाऊन पास आणले, तरी पण म्हणले की ह्याच्यावर सही शिक्का नाही। मग पोलिसांचं काम आहे सही शिक्का द्यायचं त्याच्यावर, का परत आम्हाला महागारी पाठवायचं ही काम आहे का त्यांचं? आणि चांगली भाषा बोलत नाही ती पोलीस लोक। कैसी बात करते पोलीस लोग आपसे? काय करशील ग, कुठून आलाय तुम्ही, जावा चला, तुमचा झेंडा ही सगळं गाडी झाकून ठेवा, बंद करा, सगळं लपवून ठेवा म्हणायला लागले आम्हाला। आम्हाला सगळं गाडीचा झेंडा काढायला लावला, आमचं बाबासाहेबांचं ही लावलेलं फोटो ही आमचं काढून त्यांनी गाडी ठेवा म्हणले आम्हाला। हा, आम्ही सोलापूरवरनं अकलूज गावावरनं आलोय। सोलापुर से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर महिलाओं को भी काफ़ी तकलीफ हुई है। इनका कहना है कि अगले साल सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और बात करनी चाहिए। गेल्या वर्षी तसं झालं, वर्षी सरकारने फक्त बौद्ध बांधवांचे हे निर्बंध लावलेत, ते आता मी बोलायचं झालं नको मला। एवढ्या ठिकाणी आपण बघा तुम्ही, देवस्थान झाले, काय झाले, शिर्डीत आज जवळजवळ 7-70 लोक आलेले आहेत, तिथे निर्बंध कुठले निर्बंध नाही, पण बौद्ध बांधवांवर प्रत्येक निर्बंध लावले जातात, हे कुठेतरी चुकीचं आहे, हे असं झालं नाही पाहिजे। शासनाला मी विनंती करतो, मायबाप सरकार तुम्ही असं व्यवस्था करत जावं व्यवस्थित, माणसाची जरा लांब लोक येतात, सोलापूर वगैरे इकडनं लोक आलेले आहेत, पूर्ण महाराष्ट्रभर लोक येतात, महाराष्ट्रात देशातनं कोणा कोपऱ्यात लोक येतात आज इथं,
या ठिकाणी लोकांना कुठल्या प्रकारची व्यवस्था नाही आहे. शासनाने ह्या प्रकारचं काहीतरी एक गांभीर्य लक्षात घेऊन काहीतरी लोकांसाठी सुविधा करण्या पाहिजे होत्या. त्यांना कुठल्या प्रकारची बस नाही, कुठलं वाहनाचं साधन नाही आहे आणि प्रत्येक पाणीसुद्धा पिण्याचं अक्षरशः अवघड केलं. ह्या ताईंच्या व्यथा बघा तुम्ही. कॅमेरा इकडे दाखवा जरा ताईंकडे. खूप बेकार अवस्था आहे यावर्षी. सरकारने काहीतरी करायला पाहिजे होतं. झेंडे होता आमच्या घरात आंबेडकरांचं ते हार होता तर ती सुद्धा काढून टाकायला लावलं. आम्हाला 5 किलोमीटर चालायला लावलं. आम्हाला पाणी नाही. तुम्ही कोण आम्हाला सांगणार? आम्हाला कलेक्टरचा अधिकार आहे म्हणून आम्हाला मागं सरकावलं. तुम्ही अजिबात बोलायचं नाही. आमच्या नोकऱ्या आम्हाला नोकऱ्यावरनं खाली करता का असं आम्हाला म्हणले. आम्हाला लेडीज पोलीस सुद्धा ढकलायला लागले. तुम्ही जास्त कारवाई केली तर आम्ही तुम्हाला मारहाण करू अशी आणि आम्हाला धमकी दिली. पोलिसांनी धमकी? हा, पोलीस लेडीजला दिली. पोलीस लेडीजला दिली. तुम्ही आमच्या नोकऱ्या घालवता का? कलेक्टर साहेबाला आम्ही बोलतो. मग कलेक्टर साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की तुम्ही येऊ नका. तुम्ही मोबाईलवरनं आणि मोबाईलवरनं टीव्हीवरनं आमचं बघा असं कलेक्टर साहेब म्हणले ते. यहाँ पर पुलिस प्रशासन का जो सख्त रवैया है, इस बात को लेकर लोग काफ़ी दुखी है, काफ़ी तकलीफ में है. अपनी अपनी समस्या को लेकर वो बात कर रहे हैं. पानी की समस्या हो चाहे किसी भी. साथियों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर आपको 5 सेकंड भी नहीं रुकने दिया जा रहा है. तमाम सारे लोगों को कह रहा है कि आप तुरंत आप अभिवादन करें, नमन करें और तुरंत ही निकल जाए. प्रशासन इस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है. आपको बता दें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को यहाँ पर अभिवादन करने आते थे. इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने आते थे क्योंकि यहाँ जो लड़ाई हुई, यहाँ जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष से जो फल प्राप्ति हुई है 1818 में, जो पेशवाई का खत्मा हुआ, जो पेशवाई यहाँ से ख़त्म हुई, जो मनुवाद यहाँ से ख़त्म हुआ, जो गुलामी यहाँ से ख़त्म हुई, उस बात के लिए थैंक्स बोलने के लिए उन 500 शूरवीरों को बाबा साहब स्वयं नमन करने आते थे. आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर कांशीराम साहब भी हर साल यहाँ पर विजिट करने आते थे. हर साल 1 जनवरी को वे यहाँ पर आते थे और इन लोगों को अभिवादन करते थे. ये क्यों अभिवादन करते होंगे, इसके पीछे का इतिहास मैंने इसके पहले की वीडियो में आपको बताया है. बावजूद इसके मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी. आपको बता दें, अगर 1818 में पेशवाई का खत्मा नहीं होता तो ये जो यहाँ जो गुलामी थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए जो गुलामी यहाँ पर लादी गई थी, जो रखी गई थी, वो गुलामी कभी खत्म नहीं होती. पेशवाई खत्म हुई तो गुलामी खत्म हुई. साथ में यहाँ पर अंग्रेज शासन जो आया, अंग्रेज शासन ने इस शर्तों पर यहाँ के सैनिकों को इस शर्तों पर लड़ाई के लिए मंजूर किया था कि अगर आप हमारे साथ पेशवाओं के विरुद्ध लड़ते हैं तो आपको हम आपके हक अधिकार देंगे, हम आपको आपका स्वाभिमान देंगे, हम आपको आपका आत्मसम्मान देंगे, हम आपको शिक्षा देंगे, हम आपको रोजगार देंगे. और इसी शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने, जब पेशवाई को खत्म होने के बाद अंग्रेजों का जब शासन आया तो उन्होंने यहाँ के SC ST OBC को हक अधिकार दिया, उन्हें रोजगार का मौका दिया, उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया. और इसीलिए आपको बता दें, अगर ये 1818 का युद्ध नहीं होता और यहाँ पर अगर हमें विजय प्राप्ति नहीं होती तो कभी भी हमें महात्मा ज्योतिराव फुले नहीं देखने को मिलते. साथियों, आपको बता दूं, जब महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल पढ़ने जा रहे थे और तब उनका जब अपमान हुआ तो उनके पिताजी से वो रोते हुए कहने लगे कि पिताजी, मेरा अपमान हो गया, मैं तो एक OBC हूँ, मैं तो अपने घर का सदन हूँ, और बावजूद इसके अगर मेरा अपमान होता है तो ये ऐसा क्यों होता है, ये किस जाति की वजह से होता है, किस जाति व्यवस्था की वजह से होता है, किस वर्ण व्यवस्था की वजह से होता है. तो उनके पिताजी उन्हें एक जवाब देते हैं. उनके पिताजी कहते हैं कि अगर पेशवाई होती तो हाथी के पैर से तुम्हें कुचला जाता. अगर तुम एजुकेशन ले रहे हो ज्योतिबा, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ पेशवाई खत्म हुई 1818 में जो क्रांति हुई उसके वजह से हुई है. अगर पेशवाई होती तो ज्योतिबा फुले आपको भी हाथी के पांव के तले दबा दिया जाता. तो साथियों, यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि ये जो वैचारिक क्रांति का जो इतिहास है वो हमें यहाँ से मिलता है. ये जो वैचारिक क्रांति की जो एनर्जी है वो हमें यहाँ से मिलती है. और ये कोविड-19 का रीजन बताकर यहाँ पर जो असुविधा हो रही, इसका हमें खेद है. बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि शासक बन जाओ. अगर आप राजा बन जाते हैं तो आपकी समस्या सुलझ जाएगी. अगर आप आमदार खासदार चुनवा के
आते हैं तो आपकी समस्या सुलझ जाएंगी। लेकिन साथियों, यहाँ पर अम्बेडकर वादियों ने बाबा साहब के नारे बहुत लगाए, बाबा साहब को अपना बहुत माना, लेकिन सरकार बनाने के लिए महाराष्ट्र में ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से आज ये जो असुविधाएं हमको देखने को मिल रही हैं, ये एक कारण वो भी है जो बाबा साहब की बात को नहीं मानी गई। बाबा साहब ने कहा संसद पर कब्जा करो, हमारे लोगों ने संसद पर कब्जा नहीं किया। और साथियों, संसद में जो भी निर्णय होते हैं, संसद में जो फैसले होते हैं, वो प्रशासन के ऊपर थोपा जाता है और प्रशासन उस नियम कायदे कानून के अनुसार यहाँ पे बिहेव करते हैं। यहाँ पर समाज के साथ जो प्रशासन का व्यवहार है, वो व्यवहार आपको समझ में आ जाएगा। मैं सारी फुटेजेस आपको इस चैनल के माध्यम से, इस कैमरे के माध्यम से आपको जरूर दिखाऊंगी। बने रहिए द थिंक एक सोच के साथ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।